आज अगर मैं कहूं कि इतिहास में एक ऐसा इंसान हुआ है जिसने लगभग 1 अरब लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला है, तो शायद किसी को विश्वास ही ना हो। 1 अरब लोग। हाँ ये आंकड़ा ना इतना बड़ा है कि दिमाग में ठीक से बैठता ही नहीं है। हाँ, सच में ये इतिहास में किसी भी एक व्यक्ति द्वारा बचाई गई जान का सबसे बड़ा नंबर है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये कोई महान सेनापति नहीं था। वही तो, ना ही कोई सुपर हीरो और ना ही कोई बहुत बड़ा नेता। वो बस एक किसान परिवार का लड़का था जिसका नाम आम तौर पर लोग जानते तक नहीं है। आज हम इस गहरे विश्लेषण में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के असाधारण जीवन और उनकी उस जिद के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये समझना है कि कैसे इस एक आम से दिखने वाले वैज्ञानिक ने हरित क्रांति यानी द ग्रीन रेवोल्यूशन को जन्म दिया। हमने जो सोर्सेज देखे हैं उसमें उनकी एक अनोखी शटल ब्रीडिंग तकनीक और सफल गेहूं की किस्मों पर काफी डिटेल है। हाँ, और पता है, शुरुआत में मुझे ये बात बहुत हैरान कर रही थी कि अमेरिका की ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी के दौरान आयोवा के एक छोटे से खेत में पले बड़े इस लड़के ने आगे चलकर दुनिया की भुखमरी को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया। मतलब सोचने वाली बात है ना। एक्चुअली उन्होंने बचपन में देखा था कि जब लोगों के पास खाने को नहीं होता तो समाज कैसे टूटने लगता है, भूख से लोग कैसे हिंसा पर उतर आते हैं। उन्होंने मजदूरों को खाने के लिए दंगे करते हुए देखा था। बाप रे। हाँ, वहीं से ना उनके अंदर एक बात बैठ गई थी कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या भूख है और इसका इलाज किसी राजनीति से नहीं बल्कि मिट्टी और बीज से ही निकाला जा सकता है। सही बात है। सोचिए कि सदियों से चली आ रही एक ऐसी समस्या जिसके आगे बड़ी बड़ी सरकारें घुटने टेक देती हैं, उसे एक वैज्ञानिक अपने माइक्रोस्कोप और खेतों की मिट्टी से सुलझाने निकल पड़ता है। यह सफर उन्हें 1944 में मेक्सिको ले गया, राइट? 1944। उस वक्त मेक्सिको की हालत ना इतनी खराब थी कि वो देश अपनी आबादी के लिए आधा गेहूं भी उगा नहीं पा रहा था। खेती एक भयानक फफूंदी वाली बीमारी की चपेट में थी जिसे स्टेम रस्ट कहा जाता था। अच्छा, ये स्टेम रस्ट कोई आम बीमारी तो नहीं थी ना? इसे खेती का प्लेग समझ सकते हैं हम? एग्जैक्टली, इसे प्लेग ही समझिए। ये फफूंदी गेहूं के तनों पर लाल और भूरे रंग के फपोले बना देती है, फिर पौधे का सारा पोषण छीन लेती है और देखते ही देखते पूरे के पूरे खेत बर्बाद हो जाते हैं इसके आगे। इसलिए मेक्सिको की सरकार और रॉकफेलर फाउंडेशन ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जहां बोरलॉग को इस रस्ट का तोड़ निकालने के लिए बुलाया गया। और तभी बोरलॉग ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उस समय के विज्ञान जगत में भूचाल ला दिया, जिसे शटल ब्रीडिंग कहा जाता है। हमारे सोर्सेज में लिखा है कि उस वक्त की किताबों में एक सख्त नियम था डॉर्मेंसी का, मतलब बीज को आराम करना चाहिए। सही कहा। उस टाइम ये माना जाता था कि फसल काटने के बाद बीज को अगले मौसम तक थोड़ा रेस्ट चाहिए। एक साल में एक ही जगह पर एक फसल उगाने का आम चलन था, लेकिन बोरलॉग को जल्दी थी। वो बीज को आराम कराने के मूड में बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि लोग मर रहे थे। बिल्कुल। उनका समय के खिलाफ एक युद्ध चल रहा था। हर साल हजारों लोग भूख से मर रहे थे। इसलिए उन्होंने उस डॉर्मेंसी के नियम को कचरे के डब्बे में डाल दिया। उन्होंने एक अनोखा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। क्या था वो एक्सपेरिमेंट? तो गर्मियों के मौसम में उन्होंने मेक्सिको सिटी के पास टोलुका में गेहूं उगाया। टोलुका थोड़ा पहाड़ी इलाके में है, वहां ऊंचाई ज्यादा है और मौसम ठंडा रहता है। जब वहां की फसल कटी तो उन्होंने तुरंत उन बीजों को पैक किया और 700 मील दूर सोनोरा के याकी वैली निकल गए। याकी वैली समुद्र तल पर था ना? वहां का मौसम तो गर्म और रेगिस्तानी था। हाँ, और वहां उन्होंने सर्दी के मौसम में वही बीज फिर से बो दिए। इस तरह से उन्होंने ब्रीडिंग का समय आधा कर दिया। इसे अगर एक आम जिंदगी के नजरिए से देखा जाए तो ये बिल्कुल किसी एथलेटिक ट्रेनिंग की तरह लगता है, जैसे किसी खिलाड़ी को पहाड़ों की ठंड और रेगिस्तान की गर्मी दोनों में लगातार ट्रेन किया जाए ताकि वो किसी भी मौसम में जीत सके। ये एनालॉजी बहुत सही है। वो बीजों को एक्चुअली ट्रेन ही कर रहे थे। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, अगर पुराना विज्ञान इतना सख्त था इस डोमेंसी को लेकर, तो उन्हें ये नया तरीका अपनाने कैसे दिया गया? मुझे लगता है उनके जो बॉस थे जॉर्ज हरार, उन्होंने तो इसका सख्त विरोध किया था ना? बहुत सख्त विरोध। हरार का विरोध एक वैज्ञानिक नजरिए से अपनी जगह ठीक भी था। उन्हें लगता था कि यह बेवकूफ़ी है। 2 अलग अलग इलाकों में ट्रैवल करना, ट्रैक्टर और टूल्स इधर उधर ले जाना, ये सब पैसे और समय की बर्बादी लग रही थी। क्योंकि किताबें तो यही कहती थीं कि बिना आराम किए बीज अंकुरित ही नहीं होंगे। वो देने की धमकी दे दी थी। मामला तब सुलझा जब बोरलॉग के पुराने प्रोफेसर एल्विन स्टैकमैन ने इंटरवीन किया। उन्होंने हरारा को मनाया कि बोरलॉग को एक मौका दिया जाए।
और अच्छा हुआ कि वो मौका दिया गया, क्योंकि वो तरकीब न सिर्फ काम कर गई बल्कि उसने एक ऐसा चमत्कारी नतीजा दिया जिसका बोरलॉग को भी अंदाजा नहीं था। एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो गई। वही तो, लगातार 2 अलग-अलग जलवायु और मौसम में उगाने से वो बीज फोटो पीरियड इंसेंसिटिव बन गए। यानी उन गेहूं के पौधों को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दिन कितना लंबा है या छोटा, वो किसी भी लैटिट्यूड पर उगने के लिए तैयार थे। हाँ, वाइड अडैप्टेशन आ गया था उनमें। इस चमत्कार ने बीमारी मुक्त गेहूं तो बना दिया, लेकिन मेक्सिको की मिट्टी ने एक अजीब समस्या खड़ी कर दी। यहाँ से कहानी दूसरे बड़े आविष्कार की तरफ मुड़ती है। वही होता है जब आप नेचर के एक हिस्से को बदलते हैं। बीमारी चली गई और पैदावार बढ़ गई, लेकिन इससे नई चुनौती क्या आई? हुआ ये कि जब किसानों ने इस नए गेहूं में ज्यादा पानी और खाद यानी फर्टिलाइजर डाली, तो पौधों ने खाद को तेजी से सोखा। उनकी बालियों में बहुत सारा अनाज भर गया, लेकिन उनका तना बहुत लंबा और पतला था। ओह, तो अनाज का वजन वो तने सह नहीं पाए होंगे? बिल्कुल, अनाज का वजन इतना ज्यादा हो गया कि लंबे तने उसे सह नहीं पाए। खेत के खेत गिरकर जमीन पर बिछ गए। इसे वैज्ञानिक भाषा में लॉजिंग कहते हैं। सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। लेकिन वेट, मुझे यहाँ एक लॉजिकल पुशबैक देना है। अगर पौधे फर्टिलाइजर के बोझ से गिर रहे थे, तो किसान बस फर्टिलाइजर डालना कम क्यों नहीं कर देते? इतनी लंबी चौड़ी मेहनत करके फिर से एक नया बीज क्यों ढूंढना पड़ा? बहुत ज्यादा बढ़ाना, ताकि बढ़ती हुई आबादी का पेट भरा जा सके। अच्छा, मतलब थोड़े लोगों को नहीं, करोड़ों लोगों को खिलाना था। हाँ, और पारंपरिक गेहूं के पौधे लंबे इसलिए होते थे ताकि वो आसपास के पौधों से मुकाबला करके सूरज की रोशनी ले सके। जब उन्हें फर्टिलाइजर मिलता था, तो वो सारी ऊर्जा अपने तनों को लंबा करने में वेस्ट कर देते थे, बजाय इसके कि वो ऊर्जा अनाज के दानों में जाए। समझ गई। ये तो वही बात हुई कि किसी नई स्पोर्ट्स कार में पुराने ट्रैक्टर के टायर लगा दिए जाएं। इंजन तो पावरफुल था, पर चैसी नया चाहिए था। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। और गेहूं के उस नए चैसी की तलाश उन्हें जापान तक ले गई। जापान? वहां क्या मिला? तो 1953 में वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ऑरवेल वोगेल के माध्यम से बोरलॉग को जापान का एक सेमी ड्वार्फ यानी बौना गेहूं मिला, जिसका नाम था नोरेन 10। इसका तना छोटा, मोटा और मजबूत था, जो सारी ऊर्जा अनाज में लगाता था। तो बोरलॉग ने इस बौने गेहूं को अपने उस मेक्सिकन बीमारी मुक्त गेहूं के साथ क्रॉस करने का फैसला किया होगा। हाँ, पर यह क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं था। ये बेहद थका देने वाला और बारीक काम था। गेहूं का पौधा आमतौर पर खुद ही पॉलिनेट होता है, तो 2 अलग किस्मों को क्रॉस करने के लिए उन्हें चिमटी यानी ट्वीजर्स की मदद से गेहूं के एक-एक छोटे पूल को खोलकर उसके नर हिस्से को निकालना पड़ता था। बाप रे, ट्वीजर से खेत में काम करना, वो भी तपती धूप में। हाँ, और फिर उस पर दूसरे पौधे का पॉलन लगाकर उसे पेपर बैग से ढकना पड़ता था, ताकि हवा से कोई और पॉलन ना आ जाए। ये काम हजारों बार किया गया और कई बार शुरुआती बीज बंज निकलते थे। पर वो रुके नहीं, और इसी जिद के नतीजे में आखिरकार पिटिक 62 और पेंजामो 62 जैसी किस्में आईं। 1963 आते आते मेक्सिको का 95% गेहूं इन्हीं बौनी किस्मों का था। जो देश पहले अपना पेट नहीं भर पा रहा था, फसल 6 गुना बढ़ने के बाद वो गेहूं निर्यात करने लगा था। मेक्सिको की लड़ाई जीती जा चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। जब मेक्सिको ने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली, तो ये साफ हो गया कि ये बीज सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि 1960 के दशक में एशिया में भुखमरी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। हाँ, भारत और पाकिस्तान की स्थिति तो बहुत भयानक थी उस वक्त। दोनों देश आपस में युद्ध के कगार पर थे, और पॉल अर्लिच जैसी हस्तियों ने अपनी किताब द पॉपुलेशन बॉम्ब में भविष्यवाणी तक कर दी थी कि 70 के दशक में आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि करोड़ों लोग भूख से मरेंगे। बिल्कुल, दुनिया के कई बड़े नेताओं ने तो इन देशों को एक लॉस्ट कॉज मान लिया था। लेकिन ऐसे माहौल में डॉक्टर MS स्वामीनाथन जैसे दिग्गज वैज्ञानिकों ने भारत में इन मैक्सिकन बीजों को टेस्ट करने पर जोर दिया। उन्होंने बोरलॉग के साथ मिलकर सोनोरा 64 और लर्मा रोहो 64 जैसी किस्में इंपोर्ट करने का फैसला किया। पर ये सिर्फ लेबोरेटरी का काम नहीं था ना, ये तो एक लॉजिस्टिक्स का सपना और दुष्स्वप्न दोनों था। सोच के देखिए,
ऐसी अफरा तफरी, युद्ध से ग्रस्त देशों की सरकारों को नए बीज और फर्टिलाइजर पर भरोसा करने को कहा जा रहा है। हाँ, और चुनौतियां लगातार बढ़ती रही थी। जब बीज मेक्सिको से आने थे तभी 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारत और पाकिस्तान युद्ध के मैदान में थे और एक बार तो कस्टम्स क्लियरेंस के दौरान ऐसी गलती हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। क्या हुआ था? बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए किसी गलत और बेहद तेज केमिकल से धो दिया गया था। बोरलॉग को लगा कि सारे बीज मर चुके हैं। ओह नो, ये तो डिजास्टर हो जाता है ना? फिर उन्होंने जल्दी से मिट्टी के गमलों में बीज बोकर टेस्ट किया कि इनमें जान बची है या नहीं। किस्मत से बीज अंकुरित हो गए। गोलीबारी के बीच ब्लैकआउट वाले इलाकों में किसानों तक बीज पहुंचाए गए। बाप रे, उस माहौल के बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन इस सफर का नतीजा चौंकाने वाला था। 1965 से 1970 के बीच गेहूं की पैदावार लगभग दुगनी हो गई। हाँ, फसल इतनी ज्यादा हुई कि अनाज रखने के लिए गोदाम कम पड़ गए। सरकारों को स्कूल की इमारतों में अनाज भरना पड़ा और इसी उत्पादन को आगे चलकर हरित क्रांति का नाम दिया गया। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात पता है क्या लगी मुझे? बोरलॉग ने कभी इस फसल का पेटेंट अपने पास नहीं रखा। उन्होंने पूरी दुनिया के युवा वैज्ञानिकों को सिखाया। उनका एक बड़ा मशहूर कोट भी है ना इस पर। हाँ, उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें विद्रोही बनना सिखा रहे हैं, बंदूकों से नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक से। वो चाहते थे कि बीज की ये तकनीक हर देश की मिट्टी के हिसाब से वहीं के वैज्ञानिक खुद डेवलप करें। कितनी बड़ी सोच थी ये। और इसी अभूतपूर्व सफलता के लिए उन्हें 1970 में नोबेल पीस प्राइज मिला। वैसे वो नोबेल प्राइज मिलने वाली कहानी बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो तो उनके कैरेक्टर को पूरी तरह दिखाती है। जब उनकी पत्नी उन्हें ये खबर देने खेत में आई तो बोरलॉग अपना काम कर रहे थे। उन्होंने पत्नी को देखा, उन्हें लगा कोई मजाक है और वो वापस खेत के काम में लग गए। मतलब किसी को नोबेल प्राइज मिल रहा है और वो व्यक्ति मिट्टी में हाथ डाले अपना काम करता जा रहा है। उन्होंने काम करना बंद ही नहीं किया जब तक मीडिया वाले लिटरली उनके खेत में कैमरास लेकर नहीं पहुंच गए। लेकिन आमतौर पर ना लोग नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद आराम करते हैं, अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। पर बोरलॉग को लगता था कि ये क्रांति अभी आधी ही हुई है, राइट? सही कहा। अपनी नोबेल पुरस्कार की स्पीच में उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में कहा कि हरित क्रांति ने सिर्फ एक आराम का समय यानी ब्रीदिंग स्पेस खरीदा है। वो मल्थूजियन विचारधारा को मानते थे। उन्हें डर था कि अगर जनसंख्या के राक्षस यानी पॉपुलेशन मॉन्स्टर पर काबू नहीं पाया गया तो ये सारी सफलता मिट्टी में मिल जाएगी। और वो आखिरी सांस तक काम करते रहे। अपनी आयु के 90वें दशक में भी वो जिमी कार्टर और निपुण फाउंडेशन के साथ मिलकर अफ्रीका में कृषि आधुनिकीकरण और जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का समर्थन कर रहे थे। उनका मानना था कि बढ़ती आबादी का पेट भरना सबसे जरूरी है। उनका एक कोट है, आप खाली पेट पर दुनिया में कभी शांति स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन यहां हमें एक और चीज डिस्कस करनी चाहिए। हमारे सोर्सेज में जो आलोचना दी गई है उसको भी निष्पक्ष रूप से देखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। सुनने वालों को ये जानना चाहिए कि सभी ने इस क्रांति को देवदूत नहीं माना। कुछ आलोचकों जैसे वंदना शिवा का मानना था कि इसने किसानों पर कर्ज बढ़ाया और पर्यावरण पर बुरा असर डाला। आलोचकों का कहना था कि इन बौनी किस्मों को बहुत ज्यादा पानी और खाद की जरूरत होती थी, जिससे जमीन के नीचे का पानी कम होने लगा और केमिकल फर्टिलाइजर्स ने मिट्टी को नुकसान पहुंचाया। ये आलोचना अपनी जगह वैलिड है, लेकिन इस पर बोरलॉग का क्या नजरिया था? बोरलॉग का अपना मानना था कि प्राथमिकता आबादी को भूखमरी से बचाना थी। वो मानते थे कि बिना खाने के कोई सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। अगर लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो एनवायरनमेंट किसके लिए बचेगा। यहां हम किसी पॉलिटिकल साइड को नहीं ले रहे हैं, बस सोर्स के दोनों नजरियों को देख रहे हैं। हाँ, और दोनों पक्ष समझना जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत, आउट ऑफ द बॉक्स सोच, जैसे कि वो शटल ब्रीडिंग वाली ट्रिक, और दूसरे देशों के साथ जानकारी साझा करने से दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। सच में उनकी लेगेसी असाधारण है। एक अकेला वैज्ञानिक जो पूरी मानवता के लिए भूख से लड़ता रहा। लेकिन इस सब के बारे में पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत गहरा सवाल घूम रहा है, एक आखिरी विचार जो शायद हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? बोरलॉग ने अपनी शटल ब्रीडिंग और बौनी गेहूं की किस्मों से हमारे लिए यानी इस पूरी मानवता के लिए वक्त खरीदा था। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक ब्रीदिंग स्पेस है, एक सांस लेने की मोहलत है। तो आज जब दुनिया की आबादी 8 अरब पार कर चुकी है और भी तेजी से बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन एक नया और अनजाना खतरा बन चुका है,
तो क्या हमने वो खरीदा हुआ वक्त बर्बाद कर दिया है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। या फिर क्या हमें एक बार फिर से किसी ऐसे ही जिद्दी किसान वैज्ञानिक की ऊर्जा की तलाश करनी होगी जो नेचर के नए चैलेंजेस के मुताबिक अगला मिरेकल सीड खोज सके? ये एक ऐसी उलझन है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।